अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांधता को बढ़ावा देंगे तो बस मैं उनकी लड़ाई इतनी लड़ सकता हूं जो मैंने अभी लड़ी। अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांधता को बढ़ावा देंगे तो बस मैं उनकी लड़ाई इतनी लड़ सकता हूं जो मैंने अभी लड़ी। एक आखिरी प्रश्न, कलकत्ता में गैंगरेप हुआ एक लड़की के साथ, उसके बाद टीएमसी के लीडर कई विवादित बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये सब चीजें गलत है। इस पे जांच चल रही है, जांच होकर जो कार्रवाई होगी सबके सामने है। धन्यवाद। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात है जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पर भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। अच्छा, इटावा में हाल ही में एक घटना हुई जिसके बाद सुर्खियां तेज होगी, राजनीति जातिवाद पे आ गई, किस तरह इसको देख रहे हैं? क्या इटावा में आप उस घटना की बात कर रहे हैं जहां एक यादव समाज के कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको मूत्र जो है उससे नहलाया गया, उसी की बात कर रहे हैं क्या? आप ये समझिए, अगर ये आजादी से पहला समय होता संविधान से, तो ये उनके साथ जो हुआ वो सही था। वहां शूद्रों को मंत्र उच्चारण करने का और मंत्र को श्रवण करने का अधिकार नहीं था। कोई शूद्र अगर मंत्र सुन लेता था उसके कान में पिघला के लोहा डाला जाता था। कोई मंत्र अगर शूद्र जो है मंत्र का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जीभ काटी जाती थी। लेकिन अब तो संविधान का युग है, इसमें तो अगर आप किसी को भी, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो आज वहां कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय को, वैश्य को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं? इसका क्या जवाब है आपके पास? कि आपके पास क्या जवाब है कि संविधान जब सबको बराबर का अधिकार देता तो पूजा करने का अधिकार तो सबको है, कांवड़ पे जाने का अधिकार सबको है, लेकिन पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया था, कालाराम मंदिर में। तो क्या आप पुजारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? लेकिन मेरी लड़ाई दूसरी है, वैचारिक लड़ाई। मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भगवान बुद्ध के विचारों की कथा करें, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक जी के, गुरु कबीर जी के, प्यारेलाल यादव जी के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, संत गाडगे जी के, नारायण गुरु के, बाबू जो शिवदयाल चौरसिया जी के, महामना रामसु वर्मा जी के, अर्जक संघ वालों के, फूले जी के, साहू जी के विचारों के, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के, मुलायम सिंह जी के विचारों का